अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कानून और सियासत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हमाद सरवर। नाजरीन, पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर हमारी हर आने वाली नस्ल को ये लगता है कि शायद जो पुरानी नस्ल ने जो इन मसाइल का सामना किया था, हमें वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मुआशी, माशरती और जो सियासी मसाइल जो 1950s और 60s में पाकिस्तान में देखने को मिलते थे, वो शायद हमें आगे फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पहले से भी ज़्यादा तारीख हमें नज़र आता है। जो हमें मसाइल, जो मुआशी मसाइल, जो समाजी मसाइल हम पुराने ज़माने में देखते थे पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद, आज का जब हम पाकिस्तान देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शायद सूरत हाल जो है वो पहले से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। बजाय इसके कि चीज़ें बेहतर होती, चीज़ें मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होती जा रही हैं। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद इन मसाइल को हल करने के लिए कोई सीरियस भी नहीं है, कोई सियासतदान या और भी जो हमारे हुक्मरान हैं वो इन मसाइल के हल करने की बजाय उनके जो दिलचस्पी है वो दीगर अमूर की तरफ है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान के माजी के हवाले से, हाल के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अब आज ज़फ़र अब्बास लग साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया जी, आपने बुलाया आपने चैनल पे। ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं जी, ये आईजी मोटरवेज़ भी रहे हुए हैं और डीजी FIA भी रहे हैं और इसके अलावा जो है फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं नारकोटिक्स के। तो सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो कब किया और कौन सी सर्विस जो थी आपने सबसे पहले ज्वाइन की? थैंक यू अमार साहब। देखिए, मैंने जी 1980 में ठीक है, CSS का इम्तिहान पास करके हमें पुलिस सर्विस में जो एलोकेट हुई। सही। और उससे पहले मैंने जो तालीम थी, मैं 5वीं तक अपने गांव के साथ एक गांव था हमारा, ठीक है, गूंगा मनियास, वहाँ पे पढ़ा। हमारे गांव में स्कूल नहीं था। बिल्कुल, ये बात है 60 से लेके 65 तक। बिल्कुल सही। 65 में हम सरगोदा में आ गए। हमारा उधर घर था अपना, सरगोदा में हमारी फैक्ट्री थी, घर था। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं गवर्नमेंट हाई स्कूल सरगोदा बड़ा अच्छा था उस वक्त, वहाँ पढ़े हम। उसके बाद वाले साहब ने मुझे दाखिल करवा दिया लाहौर में गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोयर माल में। ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल था अपने ज़माने का, उर्दू मीडियम स्कूल था। GN भट्ट हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहा, बहुत अच्छा हॉस्टल था। वहाँ पे मौलाना तारिक जमील हमारे रूममेट थे। अच्छा। वो 1 साल हमसे आगे थे, लेकिन हम एक ही कमरे में रहे। और उसके अलावा बड़ा अच्छा दोस्त जो बाकी भी थे, ये मियाँ मोइन भट्टू, अभी वज़ीर पानी के वज़ीर हैं। मियाँ साहब हमारे साथ क्लास फेलो थे मेरे। और बड़े अच्छे लोग थे जो कि बड़े मशहूर हुए। उसके बाद हम चले गए जी FA मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से किया, वापस चला गया। फिर मैंने BA में आके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया और मैंने BA यहाँ से किया। ठीक है। फिर मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में आया। उस वक्त लॉ कॉलेज था जी हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी अनारकली के पास, बिल्कुल, ओरिएंटल कॉलेज के साथ। बिल्कुल पुराना कैंपस वहीं पे। हमारा आखिरी साल था, यानी कि हमारा जो बैच था, हमने जो LLB की 2 साल का कोर्स होता था, अब तो लॉ आपको पता है 5 साल का, बिल्कुल 4 साल का भी है। 4 साल का कर दिया हमने 2 साल में था जी हमारा आखिरी FEL और LLB। हमारी LLB जो लास्ट थी, ठीक है। हमारी जो FEL थी, जिन्होंने LLB करना था, हाँ जी, उसमें साकिब निसार साहब थे, सही, जुल्फ़कार चीमा साहब थे, तारिक बाजवा साहब थे, सीरत असगर साहब थे। ये बड़े बाद में ब्यूरोक्रेट बने, सिविल सर्विस में गए, चीफ जस्टिस बने साकिब निसार साहब। और बड़े अजमत सईद साहब मेरे क्लास फेलो थे। बिल्कुल। ख्वाजा हारिस जो बड़े मशहूर वकील हैं आपके, जी, ये हमारे क्लास फेलो थे। सही सही। तो ये हमने किया जी लॉ। जब लॉ किया तो उसके बाद वो हम गवर्नमेंट कॉलेज से काफ़ी लोग आए हुए थे, एक ही क्लास में थे। तो साथ ही ये ऐड आ गई CSS की। तो मेरा ख्याल था कि मैं कोई बार लॉ करूँगा या LLM करे बैठ जाऊँ, लेकिन सब दोस्तों ने कहा जी इम्तिहान देते हैं। हमने इम्तिहान दिया, आपकी दुआ से पहली अटैम्प्ट में ही हमारे वो क्लियर हो गया और पुलिस सर्विस आ गई। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उस वक्त ये माहौल होता था, हम न्यू हॉस्टल में रहते थे। हमारे जो सीनियर थे वो जब CSS का इम्तिहान दे के आते थे हर साल, हम उनके पर्चे देखते थे, क्वेश्चन पेपर। वहाँ से हमें शौक डेवलप हुआ कि यार इतना मुश्किल तो नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो हमने वो फिर इस तरह तैयारी शुरू की। तो बस अल्लाह की मेहरबानी से ज्वाइन कर ली, पुलिस सर्विस ज्वाइन की जी। मुझे पहले कस्टम सर्विस मिली, अच्छा, वो गलती से मुझे एलोकेट हो गई। वो फिर मैंने रिप्रेजेंट किया, जनरल तीकू रहमान साहब थे हमारे FPSC के चेयरमैन, ठीक है। उन्होंने मुझे ग्रुप चेंज कर दिया, पुलिस को दे दिया।
मैं पंजाब में ही सारी नौकरी है मेरी पुलिस की जो है। ठीक है। उसके अलावा एक पोस्टिंग मेरी दुबई की है, ठीक है। पाकिस्तान कौंसलेट में। और आखिरी जो 6 साल हैं वो मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ। ठीक है। ग्रेड 21 में जब मेरी प्रमोशन हुई तो उधर मैं IG मोटर में रहा, और उसके अलावा सेक्रेटरी नारकोटिक्स और DGF ये बहुत थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। तो ये उसके बाद रिटायरमेंट हो गई, तो कोई 35 साल 35.5 साल नौकरी की। बिल्कुल। या अच्छा सर, हमें थोड़ा सा बताएं कि जब आपने पुलिस की नौकरी आपने ज्वाइन की, आपने कहा जी 1980 में आपने ज्वाइन की थी, तो उस वक्त तो ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो उस दौर के बारे में तो हमें आज नौजवान नस्ल को तो बड़ी खौफनाक बातें सुनने को मिलती हैं कि बड़ी सख्तियाँ थी। तो एज ए पुलिस ऑफिसर आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? देखिए जी, मैं ASP बना। ठीक है। 82 में मेरी पहली पोस्टिंग भावल नगर में हुई। ठीक है। उस वक्त पंजाब के जो गवर्नर थे वो गुलाम जिलानी खान थे। ठीक है। जनरल गुलाम जिलानी खान। बिल्कुल। जनरल ज़ियाउल हक के गवर्नर थे। ज़ियाउल हक साहब सदर थे। तो आप हमारे साहब यकीन करेंगे, जी जी। देखिए मैं वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे शौक है पॉलिटिक्स की। हम देहाती माहौल से आए हैं, सुनते आए थे। हमें अयूब खान के वक्त का पता है। हम 9th 10th में थे जब अयूब खान का 10 साल सुनहरी दौर का एक वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बिल्कुल। देखिए अयूब खान साहब जो थे उनका दौर था, बाकी सियासत को छोड़ दें, जो एक आम आदमी के मामलात होते हैं ना, जैसे वो गवर्नर अमीर उमर खान थे, नवाब ऑफ कालाबाग। बिल्कुल। नवाब ऑफ कालाबाग साहब की इतनी शानदार एडमिनिस्ट्रेशन थी कि एक तो कोई किसी नालायक अफसर को वो नहीं लगाते थे जिले में। अच्छा। और दूसरा आम आदमी को कोई शिकायत नहीं थी किसी सिस्टम से। देखिए जुडिशरी के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी इक्वेशन रखी। MR क्यानी, मोहम्मद रुस्तम खान क्यानी, आपके बहुत बड़े जज हुए हैं। बिल्कुल। सिविल सर्विस से गए थे। बिल्कुल। बहुत काबिल, बहुत दयानतदार। क्यानी साहब जैसा चीफ जस्टिस के साथ नवाब कालाबाग ने गुजारा किया, उनको बदला नहीं है। ठीक है जी। फिर जब जनरल ज़िया की आप बात कर रहे हैं तो गुलाम जिलानी खान अगर मुझसे को पूछे, मैंने नवाब कालाबाग से लेके अब तक बेगम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं चीफ मिनिस्टर, और बाकी सूबों के भी चीफ मिनिस्टर आप गिन लें। बिल्कुल। मुझसे अगर कोई पूछे तो अब तक जो मेरी ये मैं टाइम बताया आपको, अयूब खान का टाइम और अब तक जनरल गुलाम जिलानी से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं आया। अच्छा। वो जनरल ज़िया के मार्शल के गवर्नर थे। हमारे साहब आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं थी। किसी बुरे अफसर को, करप्ट अफसर को वो नहीं लगाते थे। DC और SP बेहतरीन अफसर लगाते थे जो सिविल सर्विस के थे, और आम आदमी को इंसाफ मिलता था। सही। देखें, आम आदमी को चाहिए उसके गांव में, उसके मोहल्ले में उसको इंसाफ मिले, कोई उसको बदमाशी ना करे, तंग ना करे, ज़मीन पे कब्जा ना करे, उसके साथ ज्यादती ना हो। ये इंश्योर किया गुलाम जिलानी खान ने। बिल्कुल। और वो एक बैकबोन थी जनरल ज़ियाउल हक की कामयाबी की। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब को फांसी दिलवाई, वो एक बहुत अलग बात है। लेकिन ये उनका, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि मैं उसको अब तक सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर गिनता हूँ। यानी कि एज अ ब्यूरोक्रेट आपके लिए ये मेरी, हाँ, मैं आपको अपना तजर्बे की बात कहता हूँ। बिल्कुल। तो उसके अलावा सर आपने किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने सर्व किया? देखें जी, मैं जब ASP था जी भावल नगर के बाद मेरी पोस्टिंग शेखपुरा में थी। ठीक है। 85 का इलेक्शन जो है वो शेखपुरा में हमने करवाया। बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैं जा रहा था, चूड़खाना उस वक्त था, अब वो उसका नाम फरुखाबाद बन गया है, शेखपुरा से साथ ही है। बिल्कुल। तो मैं जीप में जा रहा था तो वायरलेस पे इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ था ना, वो 85 में। हाँ जी। हमें इतला मिली। सही। उस जमाने की बात है जब वो सिख इंसर्जेंसी हुई। हाँ जी। तो हमने एक कोर्स किया था जी, अमेरिकन ने करवाया था, VVIP सिक्योरिटी कोर्स। ठीक है। जो कि VVIP का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो ये हमारे होते हैं। तो हमें IG साहब थे हमारे, जामी साहब, सबाउद्दीन जामी। बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा जी आपने कोर्स किया है तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद खान जुनेजो, आप जाएं उनके साथ, आप उनके बॉडीगार्ड, पोस्टिंग होगी। अच्छा। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैं कहा जी प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना है और बड़ी अच्छी बात है, हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करता है। 2 पोस्टिंग हमने कर ली थी फील्ड की। बिल्कुल। SDPO। तो मैं तो बड़ी खुश हो गया। हमारे एक और दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, चौधरी अब्दुल्ला खालिद साहब फौत हो गए, हमारे बड़े अजीज थे वो। तो चौधरी साहब नहीं गए, वो DSP थे, उनको पता था कि जी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, दफ्तर नहीं है, घर नहीं है। मुझे भी मना करते थे। मैं कि चौधरी साहब अब मैं तो खुश होकर जा रहा हूँ, मैंने तो देखना है प्राइम मिनिस्टर काम कैसे करता है। मैंने तो कभी देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर को इतने क्लोज हो के। अच्छा जी आप जाएँ, फिर आपको पता लग जाएगा। बहरहाल चौधरी साहब को जामी साहब कहते रहे, वो नहीं गए, उनको सस्पेंड कर दिया जामी साहब। अच्छा। मैं गया, मैं बड़ा खुश था।
तारिक सलीम लोन हमारे एसपी सिक्योरिटी थे, इंचार्ज थे। तो जुनेजो साहब के साथ बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बहुत नेक आदमी, बहुत देनादार आदमी, बहुत एक जो थे नेशनलिस्ट अच्छा आदमी था। अब आप देखें 85 में जो असेंबली थी वो नॉन पार्टी बेस पे थी। बिल्कुल ऐसे जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी से डर के, क्योंकि भुट्टो साहब शहीद हुए थे हाँ जी। और जनरल साहब को पता था कि सारे वोट तो पीपल्स पार्टी को पड़ने हैं, क्योंकि भुट्टो साहब के लेवल का तो कोई लीडर था नहीं। बिल्कुल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए उस वक्त, नए थे, अभी उनका वो उस तरह लीडरशिप उन्की एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बिल्कुल। साथ बेनज़ीर भुट्टो साहब की बेटी बहुत ज़्यादा तकलीफ में रही, जेलों में रही, बहुत बड़ी लीडर थी। उन्हें अपनी बाप की लेगेसी को बहुत अच्छी तरह चलाया और पीपल्स पार्टी के ग्राफ को नीचे नहीं आने दिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी थी। बिल्कुल। सेकंड मियां साहब थे और मियां साहब को सपोर्ट भी थी आर्मी की, क्योंकि आर्मी ने बनाया इनको। बिल्कुल। मैं नहीं शायद हूँ कि पीर पगाड़ा साहब मुस्लिम लीग के सदर थे। अच्छा। पीर पगाड़ा जो सफीउद्दीन, ये पीर पगाड़ा साहब जो है इनके वालिद साहब जो थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था जहाँ आजकल आर्मी चीफ रहता है, ये वो जगह है जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहता था बतौर प्राइम मिनिस्टर। ये वही जगह है जहाँ अयूब खान बतौर सदर रहता था। आजकल आर्मी चीफ के पास है वो घर भी और दफ्तर भी। वहीं पे एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जलसा हुआ। पीर पगाड़ा साहब ने रिजाइन किया तो मोहम्मद खान जुनेजो को सदर बना दिया गया पार्टी का। ये जनरल ज़िया साहब की मतलब मौजूदगी, उनकी डायरेक्शन थी। एक नई मुस्लिम लीग बन गई, उसी मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ आए और बाकी लोग भी आए। तो वो नॉन पार्टी मुस्लिम लीग जो थी 85 की, जो कि पीपल्स पार्टी से डर के पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया कि जी पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं हो रहे, हम नहीं करते। हाँ जी। 85 की असेंबली बनी, नॉन पार्टी गवर्नमेंट बन गई, मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जुनेजो साहब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर है। हाँ जी। और आप हमारे साहब यकीन करेंगे अगर मुझसे कोई पूछे, क्योंकि 85 से लेके अब तक मैं, क्योंकि भुट्टो साहब पहले चले गए थे, बिल्कुल, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुनेजो साहब से ज़्यादा नंबर देता हूँ। बिल्कुल सही है। बतौर प्राइम मिनिस्टर या क्योंकि वो लीडर था। हाँ जी। गलतियाँ की जो भी हुआ वो लीडर था। जुनेजो साहब लीडर नहीं थे। लेकिन 85 से लेके अब तक, हाँ जी, काफ़ी साल हो गए। हाँ जी। 25 साल ये और 15 वो, 40 साल। बिल्कुल। 40 सालों में मोहम्मद खान जुनेजो जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। अच्छा। इतना दयानतदार, इतना नेशनलिस्ट। और पीर पगाड़ा साहब को जनरल साहब ने कहा, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया। जनरल साहब को ये बन गया। अयूब खान के ज़माने में सूबाई वजीर रहे हैं, नवाब कालाबा की कैबिनेट में। इनकी कैबिनेट बेहतरीन, इनकी कैबिनेट में जो वजीर थे बहुत शानदार वजीर, मतलब मोहम्मद यासीन खान भट्टू वजीर ख़जाना बने। बिल्कुल। वो इनके दोस्त भी थे जुनेजो साहब के, बहुत काबिल, बहुत नेक, दयानतदार आदमी। आपने सारे लोगों को करीब से देखा? मैं कहता हूँ जी, हम तो पिस्तौल लगाया होता था प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो अपने दफ्तर में जाते थे, हम रिटायरिंग रूम में बैठ जाते थे, उधर ही सारे वजीर भी, मुलाकाती भी हम रेगुलेट उनको करते थे, कौन जा रहा है जरा चेक चुक करते थे, कोई असला ना हो। तो वो हम सारे उधर वो गप्पे सुनते थे, बातें डेली होती थी। मैं एक दो उनके वाक़यात आपको सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितने नेशनलिस्ट थे। आज वो उस पाए का कोई बंदा नहीं है। अच्छा। आज मुझे आप बताएं, मतलब देखिए ये एक कैतो रिजाल है। आप मुझे बताएं जी, आपका गुलाम अजरवाई ये गरीब आदमी था। बिल्कुल। यासीन खान भट्टू, मियां मोहम्मद यासीन खान भट्टू, उसके बाद वली खान, उसके बाद गौस बख्श बेजंजो। बिल्कुल। उसके बाद आप सिंध के पॉलिटिशियन भी ले रहे हैं, उस वक्त थे सुमरो साहब थे और जतोई साहब थे। उस फ्रंटियर में बड़े अच्छे लोग। हाँ जी। और खान क़यूम खान तो खैर पहले ही चला गया, भुट्टो साहब के साथ वो वज़ीर दाखिला थे। अच्छा, पंजाब में और बड़े अच्छे लोग, हामिद नासिर चट्टा, बिल्कुल, बहुत दयानतदार आदमी। हाँ जी। कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, ये सारे जो लोग थे, यूसुफ रज़ा गिलानी पहली दफ़ा वज़ीर बने। बिल्कुल। जुनेजो साहब की कैबिनेट बड़ी हैवी वेट थी, तो उस लेवल का आज एक भी बंदा असेंबली में नहीं है। एक भी आप कोट नहीं कर सकते मुझे कि यासीन खान भट्टू के मुकाबले का यह बंदा है, वली खान के मुकाबले का यह बंदा है। ये कहते रिजाल है, इसलिए कि वो पॉलिटिशियन जैसे भी थे, उन्होंने मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने आइन और मुल्क की आवाम की अहमियत और उनके जो मफाद को और उनकी बेहतरी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी, और अपने आर्मी के साथ इक्वेशन को भी बड़ा ऑनरेबल रखा। इस तरह आर्मी को उन्होंने
एक्सपोज नहीं किया जो अभी किया। अभी तो बेचारी फौज सब कुछ कर रही है, बिल्कुल। अभी तो पॉलिटिशियन जो है वो मौजे कर रहे हैं और जो क्रिटिसिज्म है फौज ले रही है। बिल्कुल। देखे ना, ऐसे कभी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे कोई आपकी कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं जुनेजो साहब के हवाले से, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़े दयानतदार और नेशनलिस्ट आदमी थे, तो उनकी कोई बात ऐसी बताएं जो लोगों को नहीं पता आज? देखें जी, जुनेजो साहब को मैं एक एनी शाद जो मैं हूँ मिल जिन बातों का, जी जी। एक टोबर टेक्सिंग में छोटा सा प्लांट था, पेपर मिल थी, ठीक है। ये जो विकास करने का है ना, उससे पेपर बनना था, अखबार का पेपर। वो जो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इफ्ताह किया उसका। ठीक है। जुनेजो साहब को किसी ने ब्रीफ किया, जी ये फ्लॉप प्रोजेक्ट है, ये फलां मुल्क में बना था, ये बिल्कुल फेल है, जो भी पैसे लगेंगे, छोटा प्रोजेक्ट था उस वक्त, करोड़ों में था, अरबों में भी नहीं था, ये करोड़ बहुत पैसे होते थे, बिल्कुल, ये आपका नहीं होगा, फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा। अच्छा जी, वो जुनेजो साहब, जनरल ज़ियाद साहब कहते थे कि पैसे रिलीज़ करें ताकि ये कामयाब हो, उनका कोई होगा इंटरेस्ट। जुनेजो साहब को अब ये यकीन हो गया भाई ये तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, उन्होंने पैसे रिलीज़ नहीं किए। अच्छा, जहाँ था उनका जिनो, उनका जी जनरल साहब को कह दें, जनरल साहब को मना कर दिया, नहीं जी, उनका नहीं, मैं नहीं करूँ, ये पाकिस्तान के पैसे मुझे पता है ये ज़ाया हो जाएंगे और ये नहीं होगा। इसी तरह एक जनरल साहब थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कारगिल के वो इंचार्ज थे मेरे जनरल साहब, ठीक है। वो उनकी प्रमोशन थी, प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे प्रमोशन, उन्होंने जनरल साहब ने कहा जी इनको प्रमोट करना है। उनके ज़माने में कारगिल छीना था इंडिया ने, बिल्कुल ठीक है। जुनेजो साहब ने कहा जी इनके ज़माने में को तो पाकिस्तान की इतनी ज़मीन इंडिया ने छीनी है, इनको मैं कैसे लेफ्टिनेंट जनरल बना दूँ, नहीं बनाया। बाद में जुनेजो साहब जब चले गए तो जनरल साहब ने बनाया। अच्छा, तो वो ऐसे आदमी थे, मतलब बेनज़ीर भुट्टो थी, हाँ जी, 86 में जब आई, आपको पता होगा कि लाहौर का अब तक का सियासी जलसा इतना बड़ा नहीं हुआ, इवन इमरान खान का भी जलसा इतना बड़ा, इमरान खान का जलसा इतना बड़ा नहीं, नो नो नो, बेनज़ीर का जलसा बहुत बड़ा था। अच्छा, वो पुरानी एयरपोर्ट पे उतरे, हाँ जी, और अगला जुलूस का जो हेड था वो दाता साहब था, अभी एयरपोर्ट पे बंदे थे कम से कम उस वक्त 7-8 लाख बंदा था। अच्छा, और जनरल साहब इसके खिलाफ थे कि बेनज़ीर को अलाउ ना किया जाए। जुनेजो साहब ने कहने जी सबसे बड़ी पार्टी की लीडर है, मैं नहीं रोक सकता, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको, उनको अलाउ किया। वो फिर 3-4 महीने उनकी पॉपुलैरिटी रही, उसके बाद ऐसा ऐसा वो फिजर आउट हो गई। इसी तरह बेनज़ीर को जो अफगान इशू पे सुलह होनी थी, बिल्कुल, जर्मनी में, वो जर्मनी करा रहा था, तो वो भी उन्होंने मना किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे ना बुलाएं बेनज़ीर को। जुनेजो साहब ने बुला के अपने साथ राइट साइड पे बिठाया, बीइंग के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, मतलब वो नेशनलिस्ट आदमी था, लेकिन बड़ा सोबर, बहुत बाइखलाक, सही, बहुत अच्छा। मतलब देखो उसने उस नॉन पार्टी गवर्नमेंट को भी चलाया बड़ी अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर। जी नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कानून और सियासत और मैं हूं आपका होस्ट हमाद सरवर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास लक साहब। अच्छा सर, आप बता रहे थे सियासतदानों की आपने बात की, और आपने कहा कि उस टाइम पे जो सियासतदान थे उनकी इंटेग्रिटी वाइज वो बहुत बेहतर थे आजकल के सियासतदानों से। तो हम तो ये सुनते आए हैं कि पुराने जो सियासतदान थे ये सारे लैंडलॉर्ड्स थे, ये ज़मींदार तबका था, इनकी ज़मीनें होती थी और ये सियासत के अंदर आ जाते थे। तो क्या ये लोग करप्ट नहीं थे पुराने सियासतदान? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कोई आप एक वाक़या भी ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इतनी ज़रूरत थी, वो छोटे मोटे थानों पे कंट्रोल रखना चाहते थे, बिल्कुल सही है, अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, वो चीज़ें थी। लेकिन जो फाइनेंशियल करप्शन है ना जी, जी, वो बिल्कुल नहीं थी। वो इज्जत के लिए काम करते थे। बेशुमार ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के इलेक्शन लड़े। अच्छा, और अब उनके पास आधी आधी ज़मीनें बिक गई। तो अब ये है कि जी ये 85 के बाद ये शुरू हुआ काम, बिल्कुल ऐसा ऐसा उन्होंने ये इन पे ये इल्ज़ाम जो फाइनेंशियल करप्शन का लगा। बेसिकली जो MNAs MPs को ग्रांट मिलती है डेवलपमेंट की, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। तो अब तो शायद इनको दी जाती है इसीलिए कि इनको ज़रा थोड़ा बहुत ताकतवर बनाया जाए ताकि अगला इलेक्शन सही ला लें। बिल्कुल, पैसे इनके पास होने चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन देखें ना आप जी, अब पढ़े लिखे ज़्यादा हैं लोग, और बिजनेस जो बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। बिल्कुल ऐसे, वो प्योरली जिम्मेदार ज़्यादा थे। तो इनका अगर आप मुकाबला करेंगे तो वो इनसे बेहतर थे। अच्छा सर, उस टाइम पे कोई ऐसा क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपकी सारी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में गुजरी है, सिविल सर्विस के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो सिविल सर्विस है वो कानून
की सर्विस की बजाय वो पॉलिटिशियंस की सर्विस कर रही है। जो सियासतदान उनको कहते हैं वो बगैर ये देखे कि ये चीज़ आईनी है या गैर आईनी है, वो काम ब्यूरोक्रेसी में करती हुई नज़र आती है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, आप जब आपने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, कोई ऐसे वाक़यात आपके सामने आते थे कि सियासतदानों को ब्यूरोक्रेट से इनकार कर देते कि जी ये काम जो है गैर कानूनी, मैं नहीं कर सकता? देखिए जी, एक दो का वाक़यात थे। मसलन भुट्टो साहब जब आए, जी, जी। भुट्टो साहब पे जो इल्ज़ाम लगा, जिस पे वो मुकदमा चला और उनको फांसी हुई, उनको वो FSF बनाई उन्होंने। बिल्कुल। इसी तरह खान क़यूम खान ने सप्रेस किया ANP को। अच्छा। उस वक्त नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी, नैब। बिल्कुल। वो आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए बात ये थी कि जो मसलन अयूब खान का टाइम था 10-11 साल का, मुशर्रफ साहब का टाइम था, ज़िया-उल-हक का 30 साल तो ये हो गए। जी, जी। बहुत बड़ा टाइम है। अब इन 30 सालों में देखना यह है कि ये तीनों जो बंदे थे जिनका मैंने जिक्र किया, जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है वो मार्शल लॉ लगाया उन्होंने, आइन को वायलेट किया, लेकिन वो कतई नहीं चाहते थे कि गांव लेवल पे, निचले लेवल पे, थाने लेवल पे लॉलेसनेस हो, इंसाफ ना हो। वो चाहते थे इंसाफ हो। अच्छा। देखो तीनों के जो थे गवर्नर, मैं पंजाब की बात करता हूँ, बाकी सूबों में भी वही थे। नवाब कालाबाग का मैंने जिक्र किया, अयूब खान के गवर्नर थे, उस वक्त गवर्नर आला होता था। बिल्कुल। आगे ज़िया-उल-हक के गवर्नर जिलानी खान साहब थे, गुलाम जिलानी खान। मुशर्रफ साहब का खालिद मकबूल साहब थे, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही के चीफ मिनिस्टर आए। बिल्कुल। ये लोग, इन लोगों ने आम आदमी को दुख नहीं होने दिया, तकलीफ नहीं होने दी, चाहे वो किसी पार्टी का भी है। अच्छा। ये इनकी कामयाबी थी। इन जो हमारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि उनको जो गवर्नर मिले, जो सूबा जिन्होंने संभाला, और बाकी सूबों में भी, मतलब इवन आप ले लें, उसका फ्रंटियर था, फजल हक साहब थे, अब्बासी साहब थे ज़िया-उल-हक के ज़माने में सिंध के, ये रहीम साहब थे जो कि बलूचिस्तान के गवर्नर थे। बिल्कुल। ये सारे बड़े बहुत काबिल लोग थे, इन्होंने आम आदमी को तकलीफ नहीं दी। अब जो है सबसे बड़ी जो नाकामी है इस मौजूदा रजीम की, कि आम आदमी को तकलीफ हो रही है। देखो ना, पुलिस घरों में चली जा रही है, औरतों को मार रही है, बेइज्जत कर रही है, चादर और चारदीवारी की वायलेशन कर रही है, और उसके बाद जो CCD बना दिया, बिल्कुल, वो भी एक बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाँ जी। तो ये चीज़ें, पहले मैं आपको बात बताऊं, एक चीफ मिनिस्टर साहब थे बड़े काबिल, उन्होंने हमारे एक DIG साहब को कहा, DIG बहावलपुर थे, कि आप जी पुलिस मुकाबले करें। अच्छा। उस वक्त CCD तो नहीं थी, अब तो ये कानून बन गया ना जी। हाँ जी। अब तो गवर्नमेंट ने बाकायदा कानून बना दिया ना। बिल्कुल। अब उसमें पुलिस का तो कोई कसूर नहीं, कानून बन गया, पुलिस ने काम करना है। बिल्कुल। तो DIG साहब ने इनकार कर दिया। अच्छा। और कहा जी मैं नहीं बंदे मार सकता पकड़ के, मैं नहीं करूंगा ये काम। बिल्कुल सही। और कई SP ने भी ये काम किया, कभी नहीं हुआ था। हम SP रहे जिले में, आप यकीन करें, हम आपको अपने, बिल्कुल मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, कभी हमने किसी के कहने पे कोई बंदा नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। जो पुलिस मुकाबले होते थे, बड़े नामी ग्रामी बदमाश मारे जाते थे, वो जेन्युइन पुलिस मुकाबले होते थे। बिल्कुल ठीक है। कभी ऐसा बात नहीं हुई कि 2 गुनहगार बड़े हों तो 1-2 उनका रिश्तेदार भी साथ मार दें, तो कभी नहीं हुआ। तो ये वो चीज थी जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो एक्सेप्टेबल थे आम आदमी को। बिल्कुल। आज आम आदमी क्यों तंग है इस मौजूदा सेटअप से, कि इनको पता ही कोई नहीं कि भाई इनका काम तो है इंसाफ देना, इनका काम तो है आम आदमी की खिदमत करना, उनको एक प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना। ये आम आदमी को मारने पे लग गए हैं। इनको कैसे पसंद करेगा आम आदमी, या कैसे वोट लेंगे उनसे? बिल्कुल। तो ये एक कम्बिनेशन पूरा जो है वो फेल हुआ है एक आम आदमी को कन्विंस करने में कि ये हुकूमत का कोई जवाब फराहम नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि जो वक्त के साथ साथ इदारों के अंदर जो अवाम का एतमाद था वो गिरता गया, बजाय इसके कि वो डेवलप होता। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे लोगों का एतमाद है इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। पाकिस्तान के अंदर यही तो मसला है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने हर सियासी जमात के साथ और ये मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी आपने सर्व किया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी आप रहे, नून लीग का दौर भी था, फिर मुशर्रफ साहब का दौर भी था। तो किस दौर के अंदर आपको लगा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो है गवर्नेंस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कौन सा दौर था जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर था? देखिए जी, मैं जब नौकरी शुरू की, मैंने अब पहले अर्ज किया कि गुलाम जिलानी खान, बिल्कुल, जो लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी खान गवर्नर थे पंजाब के, बिल्कुल सही है, सबसे अच्छे तो मैं उनको देता हूँ, रेट करता हूँ नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। उनके दौर में मैंने नौकरी शुरू की। हमने
हमारे सामने ही मियाँ, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब 85 में चीफ मिनिस्टर बने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, मैं आपको बताऊं, 85 में जब चीफ मिनिस्टर बने, बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। अच्छे अफसरों को लगाते थे, एक एक बात को पूछते थे। मैं उनके ज़माने में एसपी ओकाड़ा था, मुझे याद है। तो मियाँ साहब एक एक चीज़ को डकैती हो जानी, कोई बड़ा वाक़या हो जाना, तो बड़ा उसकी मतलब चीफ सेक्रेटरी आईजी के पीछे लग जाते, अफसरों को फ़ोन करते थे, भाई ये क्या कैसे हुआ, फौरी करें। ये उनमें था। बतौर चीफ मिनिस्टर बड़े कामयाब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जिलानी खान को मैं नंबर 1 देता हूँ, क्योंकि देखे ना, फौजी का कोई अपना इंटरेस्ट होता नहीं पॉलिटिकल, तो उसने इंसाफ किया। फिर उसके बाद मैं आपको जो आपने कहा अच्छा दौर मोहम्मद खान जुनेजो का, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद खान जुनेजो के जमाने में मियाँ नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर भी थे, उस जमाने में थे। फिर चौधरी परवेज इलाही का दौर, जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मैं बात करूँ कि जिलानी खान, फिर चौधरी परवेज इलाही का, जो इन सियासतदानों में से अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा जो ब्यूरोक्रेसी के साथ इक्वेशन थी वो चौधरी परवेज इलाही की थी। अच्छा। वो बड़े स्मूथ वर्कर थे, बहुत आराम से, पैनिक नहीं करते थे, बहुत ठंडे मिजाज से, मामला फहमी से बात समझ के ऐसा ऐसा अपना काम करवाते थे। और उन्होंने बहुत बड़े काम किए। उन्होंने जो काम किए वो कोई भी नहीं कर सका। मसलन उनकी एक 112 उन्होंने बनाई। बिल्कुल सही। आप देखें 112 एक ऐसी सर्विस थी, वो एक ऐसी सर्विस है जिससे आज भी एक आम आदमी मुस्तफीद हो रहा है। और उसकी नकल तमाम सूबों ने की, तमाम सूबे अब 112 चला रहे हैं। फिर चौधरी साहब ने ये पुलिस में जो पेट्रोलिंग पोस्टें बनाई, हर जिले में 24 घंटे 20-25 एवरेज गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं सड़क पे। पहले थाने वाले करते थे, थाने वाले बेचारे थके हारे होते थे ड्यूटी से, उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी टूटी फूटी गाड़ी होती थी, नई गाड़ियां मिल गई, वो जिले को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। जो क्राइम था जी हमारे बसों में से बरातें लूटी जाती थी, हाईवे रॉबरीज होती थी, खत्म हो गई सारी। तो ये चौधरी साहब के दो जो काम थे पुलिस के, जो मैं कहता हूँ उस वक्त यह कि इनका जो बसेरा आ जाता है पुलिस में, हमारे आईजी थे मसूद शाह साहब। बिल्कुल सही। ये सैयद मसूद शाह साहब ने ये शुरू करवाई पेट्रोलिंग पोस्टें। वो फ्रंटियर से आए थे, पंजाब में नौकरी नहीं की थी, उन्होंने वो फ्रंटियर का मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और वो इतना कामयाब हुआ कि आज तक कोई उसको ख़त्म नहीं कर सका और अभी तक वो बड़ा यूटिलिटी है। और 1122 उनके ये डॉक्टर बशीर साहब के जो बेटे थे, अभी भी वो इंचार्ज हैं। ये इनका बड़ी उसमें है, इनका रोल है और वो भी बड़ी कामयाब चल रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर होती है। तो 2011-12 के अंदर जब आप फेडरल सेक्रेटरी थे नारकोटिक्स के, तो उस वक्त एक इशू खड़ा हुआ था जिसके बाद फिर आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। वो क्या इशू था, मसला क्या था, और आपने किस चीज़ से आपने इनकार किया जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया? देखिए जी, मैं जब प्रमोट हुआ जी ग्रेड 21 में गया, क्योंकि हमारा स्टाफ कॉलेज का, हम जब DIG होते हैं सीनियर, तो स्टाफ कॉलेज का कोर्स होता है। कोर्स करने के बाद हमें ग्रेड 21 में प्रमोट किया जाता है, देखा जाता है। मैं प्रमोट हो गया तो मैं फेडरल गवर्नमेंट में चला गया। पहले पंजाब में मैं था, तो मुझे फेडरल गवर्नमेंट में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो बेनज़ीर शहीद हुई 2007 में। तो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी 3.5-4 साल प्राइम मिनिस्टर है। बाद में राजा परवेज़ अशरफ साहब आए। तो मेरे जाने से पहले ये केस हो चुका था। अच्छा। तो मैं जब गया तो ये केस चल रहा था। ये केस क्या था? ये केस ये था जी कि जो सेक्रेटरी था ना आपका हेल्थ, जी, ये दवाइयों वाली जो कंपनी होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं फार्मास्यूटिकल, फैक्ट्रीज को ये एक कोटा देते हैं। एफाडीन एक केमिकल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये एफाडीन बनता है गन्ने की जो राब होती है ना शुगर मिलों की, उस राब को फर्दर जो प्योरीफाई करते हैं ना, उसमें से ये केमिकल निकलता है एफाडीन। ठीक है। ये एफाडीन यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, जो आपके होते हैं ना कफ सिरप और जो पेन किलर होते हैं, बिल्कुल सही है, ये उनमें यूज होता है। इसकी कोई आज तक मंशियात नहीं बनी, पाकिस्तान में नहीं बनी, अब तक नहीं बनी। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं बनी। लेकिन इसको इस तरीके पे पेश किया गया कि ये जी बहुत बड़ी मंशियात का कोई मिल गया कोटा। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर का बेटे जो थे गिलानी साहब के, वो इसमें मुलजम थे। मूसा गिलानी साहब थे जो MN है अभी। जी। तो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी एम्बैरसिंग बात थी कि एक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, आप उस पर इनडायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी, वो टनों में था जो कोटा था, जो वो केमिकल था ना जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें इरेगुलरिटी ये ज़रूर हुई थी कि मसलन वो देते हैं कि जितना फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को चाहिए होता है, मसलन 20 किलो चाहिए
इन्होंने ज़्यादा दे दिया। वो फिर क्या करते हैं, वो फैक्ट्री वाले अपना यूज़ करके बाकी फैक्ट्री वालों को बेच देते हैं ज़रा महंगा। ये बात तो हुई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मंशियात नहीं थी, मंशियात का केस नहीं था। लेकिन उसको उजागर ऐसे किया गया, पब्लिसिटी मिली कि वो मंशियात थी। आपको पता है यूएनओ का जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रोल है, वो मंशियात को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ जी, और यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल, हम जब मैं बताऊँ सेक्रेटरी जाता था वियना में, तो वो हमारी मीटिंग्स को हेड करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी बेइज्जती हो रही थी हमारी, क्योंकि मैं सेक्रेटरी था नारकोटिक्स का। अच्छा, उसका चीफ जस्टिस साहब चौधरी इफ्तिखार साहब थे, आपको पता है, बड़े वो दबंग आदमी थे, बड़ा डरते थे उससे सारे, ब्यूरोक्रेसी भी और पॉलिटिशियन भी, तगड़ा आदमी था। हाँ जी। और मेरे ख्याल में उनके बाद आज तक ऐसा चीफ जस्टिस नहीं आया। मैं तो उनको नंबर 1 कहूँगा, ठीक है, उन जैसा कोई चीफ जस्टिस नहीं आया जितने भी आपके उनके उसके बाद आज तक है ना। हाँ जी। ये चौधरी इफ्तिखार के पाए के नहीं है। सही। चौधरी इफ्तिखार कम अज कम ये छोटी मोटी गिदड़ भपकियों पॉलिटिशियन की, फौज की, उससे नहीं डरता था। अपनी मर्जी से काम करता, उसने कोई गलत काम नहीं किया, बड़ा काम नहीं किया जो फौज के कहने पे किया हो या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया हो। सही। अच्छा जी, ये वो भी ज़रा उनका टिल्ट भी था कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रा टीज किया जाए। तो मेरा ये स्टांस था कि जी, मैंने जब पूरी स्टडी किया केस को, तो मैंने उधर बयान जो मुझे कोर्ट ने जब बुलाया, तो मैंने बताया, मैं कहा जी ये सर, पहली बात है मंशियात नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई कैप्चर नहीं है, कोई मंशियात बनने का सबूत नहीं है। ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है जी अगर मंशियात बनती इंग्लैंड में, एक्सटेसी की गोलियां बनती हैं, तो ये इतने अरब की बिकती, ऐसी एक ख्यालाती। मैं कहा जी पाकिस्तान में तो नहीं बनी, आप इनसे पूछें। ANF सेक्रेटरी के मतहत होता है, एक मेजर जनरल साहब चलाते हैं उसे, वैसे तो IG चलाता है, लेकिन वो अब आर्मी का होता है बंदा। तो वो मैंने फिर एक लेटर उन्हीं मेजर जनरल साहब ने लिखा था मेरे आने से पहले, उस वक्त के सेक्रेटरी को, कि भाई ये केस जो है ये मंशियात का नहीं है, ये तो एक ऑर्डिनरी ड्रग कोर्ट का केस है, तो आप इसको ट्रांसफर करके ड्रग कोर्ट में भेजें। अच्छा, वो मैं पढ़ रहा था तो वो मुझे मिल गया। सही। और वो भी मेरे पास था, मैंने दिखाया कोर्ट को। मैं कहा जी यही जनरल साहब पहले ये लेटर खुद लिख रहे हैं, आज अब वो कहते हैं मंशियात है, मंशियात साबित करें, नहीं बनती। बहरहाल वो मेरे कहने से ये हो गया, वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया। और फिर गिलानी साहब के पे वो जो प्रेशर था वो कम हुआ, वो भी बड़े खुश हुए और उनके बेटे को भी जमानत मिल गई। बिल्कुल सही है। तो वो हमने नेक नीति से किया, हमारा कोई ये नहीं था कि हमने कोई, ना मुझे गिलानी साहब ने कहा मैं आपको यकीन करें, मैं अब बैठा हूँ, अगर मुझे कहते भी सही, अगर वो गलत होते मैं कभी ना करता, लेकिन नहीं कहा उन्होंने कि भाई मेरा केस है इसको ऐसे करें, नो। लेकिन उसमें ये गलती जरूर थी कि उन बंदों ने जिन्हें कोटा लिया वो उन्होंने आगे बेच दिया, लेकिन मंशियात नहीं थी वो। तो मंशियात का उसको लेबल लगाना वो गलत था, क्योंकि इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम था। बिल्कुल सही है, जो कि बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये मंशियात की हम बात कर रहे हैं, तो मंशियात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर से ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान के रास्ते ही आगे फिर दुनिया के अंदर जाते हैं। तो ये आपको, आप तो एक टॉप लेवल पोस्ट पे रहे हैं, आपको लगता है कि ये इतनी जो मंशियात की जो स्मगलिंग है पाकिस्तान से और जो अब्यूज़ है, ये किसी की सरपरस्ती के बगैर ऐसे हो सकता है सारा कुछ? देखिए जी, मंशियात के लिए काम तो जो इदारे हैं, मसलन ANF है सबसे बड़ा इदारा जो है, और अब सूबाई हुकूमत पंजाब ने भी अपना एक डिपार्टमेंट बना लिया है, अलग बना लिया है, एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल। और बाकी पुलिस जो है वो भी करती है, रेगुलर करती है और काफ़ी इफेक्टिवली करते हैं। तो अब देखिए जी, ये मंशियात उस सोसाइटी में होती है जिस सोसाइटी में जो लीडर्स होते हैं ना जी, वो फेल हो जाते हैं, कौम को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। कौम एक बिल्कुल एक ही जो होती है, वो उनको कोई डायरेक्शन लेस वो चलती जाती है, नौजवानों को पता कोई नहीं होता हमने क्या करना है, हमारा कैरियर सिक्योर नहीं है, तो वो फिर मंशियात की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट काम भी कर रही है, तो इस पे और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम स्टेबल नहीं होगा और पाकिस्तान के नौजवानों को ये पता नहीं होगा कि उन्होंने नेशनल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट करना है और मुल्क को कैसे संवारना है, वो जब उसका अपने काम पे लग जाएंगे तो मंशियात से हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, हमें ये बताएं, थोड़ा सा करप्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने तो इतना अरसा पुलिस के अंदर और सिविल सर्विस के अंदर गुजारा है। करप्शन पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को पता है कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान में कितनी होती है
और जो इंटरनेशनल जो इदारे भी जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं उसमें भी बताते हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में कितनी करप्शन है। तो ये करप्शन के कितने मसाइल हैं पुलिस के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, और ये आज तक हल क्यों नहीं हुई है प्रॉब्लम्स? देखिए जी, करप्शन खाली पुलिस में नहीं है। देखिए, करप्शन को आप नहीं रोक सकते उन सोसाइटीज़ में बिल्कुल जहाँ पे गवर्नमेंट करप्ट हो। गवर्नमेंट का मुराद है जो ढांचा एक मुल्क को कंट्रोल करता है। सही है। उसमें सियासतदान भी आते हैं, उसमें बाकी लोग भी आते हैं, जुडिशरी आती है, उसमें जो ये बड़े इदारे हैं। पुलिस बहुत छोटा इदारा है, सिविल सर्विस छोटा इदारा है, बाद में इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जब उसमें करप्शन होती है, बहुत नेशनल लेवल की पॉलिटिकल करप्शन होती है, तो फिर आप इन इदारों को नहीं रोक सकते। तो ये एक कौमी मसला है हमारा, बहुत बड़ा अलमिया है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट हमारी सही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो, फिर जुडिशरी हमारी सही हो। अब देखें ना, जुडिशरी में की मिसाल देता हूँ। आपके चीफ जस्टिस साहब थे, बिल्कुल, जो क्या नाम है, काजी साहब, फैजी साहब। उन्होंने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो इलेक्शन में आई, उनका निशान छीन लिया। मुझे आप बताएं, कोई दुनिया का कानून ऐसा है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का आप निशान छीनने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को तो नहीं पता वो कौन सी पार्टी है, वो तो उन लोगों के लिए है कि निशान से वो जो अनपढ़ लोग हैं पहुंच जाते हैं। अब इस लेवल की जब एक चीफ जस्टिस करप्शन कर रहा है, तो आप एक थानेदार बेचारे को या एक एसपी को या डीसी को क्या इल्जाम देंगे? वो भी अपनी बसात के मुताबिक करते हैं, क्योंकि ऊपर पूछने वाला कोई नहीं। जब टॉप करप्ट हो जाता है तो नीचे फिर आप नहीं रोक सकते। आप देखें ना, इलेक्शन 2024 का, वो इतनी बड़ी धांधली दुनिया में आज तक किसी इलेक्शन में नहीं हुई जितनी धांधली उस इलेक्शन में हुई है। तो उसकी गवर्नमेंट बनी पड़ी है, जो हारे हुए लोग हैं वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जीते हुए जो हैं वो जेलों में हैं। तो इतनी बड़ी करप्शन करके गवर्नमेंट चल रही है, वो किस मुंह से एक थानेदार को या पटवारी को कहेगी कि आप करप्शन ना करें? क्या जवाब बनता है उनका? बिल्कुल सही बात। वो खुद प्रोडक्ट है करप्शन की। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि हम निचली जो ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस है उसको भी रिफॉर्म नहीं कर सकते? उसको नहीं कर सकते। रिफॉर्म करने वाले खुद करप्ट है, कैसे करेंगे वो? बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताएं कि ये भी आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से भी, तो आप तो तहरीक इंसाफ में भी रहे हुए हैं। खान साहब के बारे में आपने उनको कितना देखा है, उनकी पर्सनैलिटी को किस तरह जज किया है, और बतौर वज़ीर आज़म आपके ख्याल में वो किस तरह के वज़ीर आज़म थे? देखिए जी, इमरान खान साहब के साथ मेरा कोई, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मेरा उनके साथ सलाम दुआ थी। जब मैं DIG था यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, तो मैं उनको मिलता था। उनका वो मियाँ वाली सरगोदा, उनके कज़न हमारे दोस्त थे, नामुल्लाह नियाजी, हफीजुल्लाह साहब, ठीक है, बड़े अच्छे लोग थे, इनको मिलते थे हम। तो खान साहब की मैं वैसे एज अ लीडर, ऐसा हीरो मिलने जाता था साथ दोस्तों के साथ। तो उस वक्त खान साहब हिट नहीं हुए थे। अच्छा। वो जो 2011 वाला जलसा था लाहौर वाला, वो नहीं हुआ था। बड़े सादा आदमी थे, सिंपल, डाउन टू अर्थ, कोई उनमें अकड़ नहीं थी, बिल्कुल एक बेजरस आदमी है। हम जाते थे, खुद ही चाय की ट्रे उठा के नीचे से खुद ही ले आते थे। अच्छा। चाय बना के हमें पिलाते थे। अच्छा। तो वो जब बतौर लीडर बने, तो आप देख लें, वो लीडर मतलब एक खिलाड़ी था, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स का। दो बहुत बड़े लीडर, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और एक पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहब चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, शहीद हो गई। बेनज़ीर भुट्टो बड़ी लीडर थी, बहुत बड़ी बिलाशुबा। तो उस में हालात में आके अपनी जगह बनानी, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई उनकी। अब वो इलेक्शन 2018 का इलेक्शन मेरी कोशिश थी कि मैंने कैंपेन भी की बुलवाल में। मेरा रिटायर हो गया, 2 साल का वो टाइम होता है, वो पूरा हो गया। लेकिन टिकट खान साहब ने मुझे वादा किया कि आपको टिकट देंगे। लेकिन वो हमारे एक और दोस्त आ गए वहाँ पे, नजीम मोहम्मद हसन साहब थे, पीपल्स पार्टी के थे, वो PTI में आए। सही है। वो एक अपना MP ले है हमारा, क्योंकि फैमिली का वहाँ पे MP बनता था। पिछले जितने इलेक्शन हुए 85 से लेके 18 तक, वो हम लग के आजाद के, हमारा 2 ग्रुप है पॉलिटिक्स में। सही है। हमारी ही कौम का बंदा बना है, या हम बने हैं या दूसरे हमारे मुखालिफ लक बने, कोई और बंदा नहीं बना। ये जो जिसको चंद साहब ने टिकट दिया, वो भी हारा है हमसे 2-3 दफा। हमने बड़ी उनकी मेहनत समाजत की, जो हो सकता था कि मेहरबानी करें, वो नहीं माने, फिर हमने छोड़ दी। फिर हमने PTI भी छोड़ दी। सही है। फिर बल्कि मैंने मुखालफत की, हमने मुस्लिम लीग नून का जो MNA था उनको सपोर्ट की। वो हमारा अब ये था कि क्योंकि हमें चंद साहब ने टिकट हमारा ख़राब किया है,
हम इनको हराएं। वो अल्लाह किया हार गए, हमारा गुस्सा उतर गया और हमारा इलेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा शौक भी उतर गया। मैं 24 का इलेक्शन नहीं लड़ा। हमारी फैमिली में अभी हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं जो अभी वो ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी में है। ठीक है। तो हमारे जो अभी उनका सारी बिरादरी इकट्ठी है हमारी और पीपल्स पार्टी में है। पिछला इलेक्शन लड़े थे वो मोहम्मद यार लग थे, तो आइंदा फिर वो पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ेंगे। अच्छा, आपने इमरान खान साहब के हवाले से की कि वो बड़ा सादा से आदमी थे। इमरान खान से बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने पूछा। हाँ जी। देखिए मैं जो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लगते हैं, जो केसेस बने, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, इमरान खान साहब के जाती कोई करप्शन का केस नहीं है, उन पे कोई प्रूव नहीं हो सका। ये जो तोशा खाना जितने भी केस बने हैं ना, जी जी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये सारे झूठे केस हैं। टोटल 200 केस अगर है तो 200 का 200 ही झूठा है। तो ये बड़ी एक हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारा एक हीरो जो दुनिया जानती है, पहचानती है उसको हमने ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जाती है उसके साथ। तो बाकी जो बतौर प्राइम मिनिस्टर को इतने बड़े लीडर तो वो बन गए, लेकिन इतने बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं था, तजर्बा नहीं था। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं बड़ा लीडर रेट करता हूँ, तो भुट्टो साहब बड़े एक्सपीरियंस थे। तो खान साहब का दौर उसको मैं कामयाब दौर कहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा एक उनको क्रिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखे ना, मुझे तो टिकट नहीं मिला था, मैं नाराज था उनसे। यकीन करें, मैं पीपल्स पार्टी में आ गया। बिल्कुल। देखिए कोविड आया, कोविड को कितना खूबसूरती से उन्होंने डील किया। आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान टॉप के जो 2-3 मुल्क थे उनमें आता था। बिल्कुल, नंबर 1। अभी आप देखिए पोल्यूशन है, लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। ये पोल्यूशन शुरू होती है जब सर्दियाँ आती हैं। अभी गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, धुएं वाली गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई बंदा नहीं रोक रहा उनको। कोई दरख्त लगाने की कैंपेन नहीं है, कोई मतलब अखबारों में है, कोई प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, पुलिस को भी करनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट है आपका एनवायरनमेंट का उसको करनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट का कंसर्न है बेसिकली। देखिए जब आपको हवा साफ नहीं मिलेगी तो आपकी लाहौर के हर शहरी की 5 साल की जिंदगी कम हो गई है। अब भी शुरू कर दें। तो खान साहब ने बड़ा अच्छा डील किया। अब खान साहब ने जो मुल्की वसाइल थे, बजट को उन्होंने गरीब आदमी तक उसके फायदे ले गए। देखो लोगों को घर बनाने के लिए लोन दिए, उन्होंने नौजवानों को लोन दिए, उन्होंने ज़राअत को बहुत तरक्की दी। ज़राअत जिम्मेदार बहुत खुश, किसान बहुत खुश। ये जो माफिया था ना, ये शुगर का माफिया और जो IPPs वाले थे, बिल्कुल ये खान साहब को जब पता लगा, ब्रीफिंग प्रॉपर मिली, तो जिम्मेदार का गन्ना और उसके पैसे ये बिल्कुल फौरी मिलते थे। अभी तो आप अगर रिसर्च करेंगे ना जी, शुगर मिलों वाले 5-5 साल 3-3 साल पैसे नहीं देते जिम्मेदार के, और गन्ना कम तोलते हैं। खान साहब के वक्त में ये नहीं था, हर जिम्मेदार को चेक जाता था उसके अकाउंट में, बहुत खुश थे जिम्मेदार। अब एग्रीकल्चर खत्म हो गई, बिल्कुल सर, उसका नहीं मिला। मैं उनको एक कामयाब वज़ीर आज़म कहता हूं। कामयाब। अच्छा सर, आखिर के ऊपर हम थोड़े से रैपिड फायर एक क्वेश्चंस आपसे कर लेते हैं। ये बताएं कि आप पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर कौन है, सियासी लीडर? कोई 3 जो टॉप के सियासी लीडर पाकिस्तान की तारीख में, उनका नाम बता दें बस। मैं जी हुसैन शहीद सोहरावर्दी, अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, मोहम्मद खान जुनेजो, ये 3 टॉप के लीडर हैं। ये 3 टॉप। अच्छा, दूसरा अब हमें ये बताएं कि ज़ियाउल हक ज़्यादा बेहतर थे या जनरल मुशर्रफ ज़्यादा बेहतर थे? ज़ियाउल हक ज़्यादा बेहतर थे। अच्छा, अगर हम पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से बात कर लें तो मरीम नवाज शरीफ या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार बेहतर थे। उस्मान बुज़दार या चौधरी परवेज़ लाई? चौधरी परवेज़ लाई या नवाज शरीफ? मैं चौधरी परवेज़ लाई को। अच्छा सर, दूसरा बताएं वज़ीर आज़म के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान या शहबाज शरीफ? इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान या बेनज़ीर भुट्टो? इमरान खान या मोहम्मद खान जुनेजो, ठीक है। और तीसरा में ये बताएं कि सर के पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, कौन सा मुल्क ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ हमेशा सिंसेयर रहा है? कतर या सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया या चाइना? चाइना। चलें नाजरीन, ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने ज़फ़र अब्बास लाख साहब के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात किए। सर थैंक यू सो मच, आपके साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे तारीख़ के हवाले से आपने हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि हमारे नाज़रीन को यकीनन पहले किसी से नहीं सुनी होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए और अगले प्रोग्राम का वेट करें, कानून और सियासत का, जिसमें किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या किसी नई गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपने होस्ट हमाद सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।